तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 का पार्ट सेकंड होगा। और ये है हमारे कि जो खाद्य संग्रहण करते थे, कैसे क्या करते थे, और भी डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पौधे कैसे बोते थे। ये जो औजार है ये एक नुकीला औजार है जिसके तहत ये इंसान जो खाने योग्य जैसे जड़ों को खोदते थे। आप देख सकते हैं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये पत्थर का औजार है। और जो दाहिने हैं यहाँ पे जानवरों की खाल से बना वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी दोनों ही एक औजार के रूप में यहाँ पे बात की गई। ये भी एक औजार है और ये भी एक औजार है। तो ये सिलने के लिए, कपड़ों को बुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता था और ये पौधों को रोपने के लिए किया जाता था। ठीक है, पौधों को गाड़ने के लिए किया जाता था। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ये भी एक कारण है भाई। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप एक इस जगह पे स्थिर रहते होंगे, यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व की बात यहाँ पे हो रही है, तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर वहाँ पे रुके होंगे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जैसे आपको पहला कारण यहाँ पे पता होगा कि एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, और जब चीज़ें समाप्त हो जाती तो दूसरी जगह जाते। एक दूसरा कारण यह भी है कि जब शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। ठीक है। तीसरा कारण एक मान सकते हैं कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते रहते हैं। चौथा कारण यह भी है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी और पौधा जीवित नहीं रह सकता। पानी झील, जैसा कि बरसात, कुछ झीलें होती हैं कि बरसात में ही भरती हैं और कुछ झीलें होती हैं हमेशा भरी रहती हैं। तो जहाँ पे ये पानी यानी बरसात के लिए झीलें बनी होती होंगी वहाँ पे रहते होंगे, तो जब पानी खत्म हो जाता होगा तो दूसरे स्थान पे जाते होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। अगला है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बेचे जाते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दाहिने वाला जो चित्र है और ये बाएं वाला चित्र है, ये पौधों को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता था और ये कपड़ों को बुनने के लिए प्रयोग किया जाता था। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि एक मैप है भारत का और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बुर्ज होम, तो बुर्ज होम के बारे में बात कर रहे थे, कश्मीर में है और वर्तमान का कश्मीर बात कर लें बुर्ज होम। तो यहाँ पे पहले के लोग, आगे अभी इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लोग पहले, आज के समय में ज़मीन के ऊपर रहते, पहले के लोग यहाँ पे ज़मीन के अंदर रहते थे, तो उसे क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। क्या कहते थे? गर्तवास। इसको मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, नीचे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसे गर्तवास कहते थे। जैसे यहाँ पे एक ज़मीन के अंदर अपना रहने का आवास बना लिया, उससे उनको क्या फ़ायदा मिलता था? जैसे तूफान आ रहा है या बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इन चीज़ों से बचने के लिए वो ज़मीन के अंदर अपना आवास बनाते थे, उसे गर्त आवास कहते थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये जितने भी नीले पॉइंट हैं ये पुरातत्व स्थल हैं। जैसे मेहरगढ़ है, ये कहाँ पे है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चिराद, ठीक, कोल्डी हवा, महागढ़ा, तो ये आपके कहाँ पे है? एमपी में। भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और दाओजली हैंडिंग, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, पैयमपल्ली और हल्लर। तो इस तरह के नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, जो यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं, इस हिसाब से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। पुरातात्विक जो पूरा पाषाण पुरातत्व स्थल है, यहाँ पे आपको रेड कलर का ट्रायंगल दिखेगा, यानी त्रिभुज। जैसे कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है भीमबेटका और हुसगी, कुरनूल गुफाएं, 3 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे नवपाषाणिक पूरा स्थल जैसे हो गए, जिसमें ब्लू कलर का स्क्वायर होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिराद, दाऊजली हेडिंग, और नीचे के 2 हो गए, हल्लर और पायमपल्ली। महापाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से हैं? जिसमें ग्रीन कलर यानी हरे कलर का वृत्त हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, ब्रह्मगिरी और आदि चन्नलूर।
दो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रह्मगिरी और आदिचल्लनूर। और अगला है आरंभिक गांव, ये महापाषाणी पूरा स्थल मैंने आपको बताया। अगला है आरंभिक गांव, तो ये जैसा कि आपको पता होगा कि ईंट के आकार का बना हुआ है, तो ये एक है इनाम गांव। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है। आरंभिक गांव है, उस समय का पहला गांव था आरंभिक गांव की बात की जाए। और आधुनिक नगर जैसा आपको पता है मुंबई और कलकत्ता, तो इस हिसाब से चीज़ें आपको मानचित्र में इतनी पता चल जाती हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भीमबेटका, तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। यहाँ देख सकते हैं ये भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ एक चित्र देख रहे हैं कि जैसा कि एक मनुष्य जानवर को पकड़ रहा है, ये ऐसा है। और ये है गुफा भीमबेटका की। पूरा स्थल किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में भी पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जिस काल में पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे, आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते थे। जैसे पूरा का मतलब पूर्व होता है, यानी पुराना, प्राचीन होता है, और पाषाण का मतलब यानी कि पत्थर होता है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी जो पूरा पाषाण काल में जब पत्थर के औजारों का महत्व बताया जा रहा है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये आपको काल अनुक्रम भी याद होना चाहिए। जैसे काल का अनुक्रम आप नहीं याद करें, कभी कभी डायरेक्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो काल था क्या है, उसका 12,000 यानी कि 20 लाख साल से 12,000 साल के मध्य था पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव भी मिले हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के मध्य रहा। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहते हैं। ठीक है, लघु पाषाण यानी पाषाण मतलब पत्थर, लघु मतलब छोटा। ठीक है, माइक्रोलिथ। प्रायः इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। पहले पूरा पाषाण यानी 20 लाख से 12,000, फिर मध्य जिसमें कहा गया कि 12,000 से 10,000, और फिर 10,000 साल से पहले होती थी, उसे नवपाषाण कहा गया। इसका आपको समय याद होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं बदलती हुई जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। और जब घास वाले मैदान बढ़ेंगे तो जो घास खाते थे जानवर, उनकी भी तो आबादी बढ़ेगी। भाई यदि हम भोजन करेंगे तभी तो हमारा विकास होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे। जब खाएंगे नहीं तो सूखा रोग हो जाएगा, विभिन्न बीमारियां फैलेंगी और उससे आबादी में भी कमी आती है। मगर यहाँ पे जैसे ही घास बढ़े तो हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की भी संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में जैसे गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे, क्योंकि उनमें पहले सेंस डेवलप नहीं था क्या कैसे चीज़ें उगती थी। तो वो जो चीज़ें करते थे उनको इन अनाजों को खुद पैदा करना सीखा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो अब धीरे धीरे जैसे अनाजों को पैदा करना सीखा तो उन्हें सब कृषक कहने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ता, जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। भाई जैसे शेर है या चीता है, इस तरह के जानवर बिल्कुल आक्रामक होते थे, तो भेड़, बकरी इन पे आक्रमण करते थे, इनको खा जाते थे मार के। तो इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। भाई पशुपालक कैसे? भाई जो जानवर हैं पहले जंगल में रहते थे, भेड़, बकरी, और धीरे धीरे अपने घर के पास बांधने लगे, उनको चारा खिलाने लगे, जो खाते थे घास खिलाने लगे, तो पशुपालक बन गए। पशुपालने वालों को पशुपालक कहने लगे। और बसने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दे दिया गया। अपनाए गए ये पौधे
यह जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, पालतू जानवर और जंगली जानवरों में अंतर होता है। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। भाई आप शेर तो नहीं पाल सकते, चीता नहीं पाल सकते, यही है एक बचने की प्रक्रिया। यानी कि एक तरीका है कि आप कुत्ता ही क्यों पालते हैं, गेंडा पाल सकते हैं मगर आप हिंसक जानवरों को नहीं पालते हैं। तो यही एक चयन करने का लोगों का उस समय भी तरीका था। तो यहाँ पे कुछ दो तरह के दांत दिए गए हैं। तो ये एक पालतू सुअर का है और एक जंगली सुअर का है यहाँ पे। तो ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं बहुत ही बिल्कुल एक कहते हैं कि समरी के तौर पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नवीन जीवन शैली की बात की जाए तो यहाँ पे बात कर लें कि पौधे के बीज को बोकर देखो तो पाओगे कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन या साल भी लग सकते हैं। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। क्यों बनाए? टोकरियां बुनी। क्यों बुनी? या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्यों खोदा? भाई जो अनाज था उसका संग्रहण करने के लिए शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। चलते फिरते खाद्य भंडार की बात की जाए, जिसकी संख्या बढ़ी, यानी जानवर बच्चे देते जिससे उनकी संख्या बढ़ी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, जानवरों से उन्हें मांस भी मिलता है और पशुपालन भोजन के भंडारण का। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों में झोपड़ियों, जैसा कि आपको पता है कि बुर्जहोम वर्तमान का कश्मीर के लोग, यानी कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन्हें गर्तवास कहते थे। मैंने आपको पिछले शब्दों में बताया। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब गर्तवास का चित्र कैसा होगा आप बताइए। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह होगा कुछ। तो यहाँ पे एक जगह होगी, उससे सीढ़ियाँ बनी होंगी उतरने के नीचे, तो यहाँ पे लोग रहते होंगे अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए गर्तवास एक बुर्जहोम में, यानी वर्तमान का कश्मीर, वहाँ पे लोग जमीन के नीचे गड्ढा खोद के रहते थे, उसके गर्तवास कहते हैं। और ये है कुछ पत्थर नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, जैसा कि ओखली, मूसल आपको पता होगा। तो इस हिसाब से कुछ सामान पीसने के लिए लोग इन धातुओं का प्रयोग करते थे, उपकरणों का प्रयोग करते थे। अब ये घड़ा है, तो घड़ा किस लिए प्रयोग की होता था? मिट्टी के बर्तन, भाई चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है, आहार को एकत्रित करने के लिए। और मेहरगढ़ कहाँ है? यहाँ पे जीवन मत, यानी कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ मिली है। अब ये देख सकते हैं मेहरगढ़, जिसमें 4 रूम हैं, ठीक है, और कम से कम 4 रूम। मेहरगढ़ इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 से ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद समानता मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। अब ऐसा लोगों में आस्था थी, या एक तरह से समझ सकते हैं कि आडंबर, यानी लोगों को लगता था कि मृत्यु के बाद भी लोग में जीवन संभव है, तो उनको गाड़ देते थे और वहाँ पे उनकी चाहत वाली चीज़ें, जैसे कि जो मांस खाते थे तो मांस रख देते थे, जो अनाज खाते थे अनाज रख देते थे, जो बकरी खाते थे उन्हें बकरियों की भेंट कर दी जाती, तो उनको उनके साथ गाड़ दिया जाता था। चित्र में दिखाया गया है कि कब्र देख सकते हैं कि एक मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। यहाँ पे एक मनुष्य के साथ एक बकरी को भी गाड़ा गया है, दफनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रांस में एक गुफा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलस में फ्रांस, जैसा कि आपको पता होगा कि कहाँ पे यूरोप का एक देश है फ्रांस, ठीक है, और ये बिक्से की खाड़ी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब बिक्से की खाड़ी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, और ये बिक्से की खाड़ी के ऊपर पड़ता है। पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी फ्रांस में। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। जानवरों के चित्र हैं, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, बारहसिंगा, सुअर आदि तरह के जानवर इसमें दिखाए गए हैं। रंगों को लौह और चारकोल खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं नौपाषाणी पुरास्थल एटलस में तुर्की। अब तुर्की आपको पता होना चाहिए, ये भी एक यूरोप का देश है, इसे मरीज देश कहते हैं, और ये इसकी राजधानी तुर्की की है अंकारा, और ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में पड़ता है, ठीक है। एजिनियन सी सागर यहाँ पे पड़ता है, और
तुर्की, यानी कि नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग। क्या है? चताल युग कहाँ पे है? तुर्की। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में जैसे ही आते हैं तो आप लोगों को स्टक नहीं कर पाता है दिमाग में। तो इस चताल हुम, जैसे आप भारत में लगे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो चताल युग कहाँ पड़ता है? तुर्की में। या दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। कहाँ पे लाई जाती थी? चताल युग, यानी कि तुर्की में लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो सीपियाँ भूमध्य सागर की हैं, लाल सागर की कौड़ियाँ हैं। समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, यानी उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो लोग अपने पीठ पे रख के ले जाते थे या जानवरों पे। जैसा कि आपको पता होगा, बुर्ज होम और पुरातत्व स्थल, पूरा स्थल और भीमबेटका जी के मैप में आपको मैं बताता चल रहा हूँ। हाँ, और कुछ शब्द मैंने आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे कुछ शब्द उपयोगी शब्द हैं। आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, पूरा पाषाण यानी पुराना पाषाण, पुराना पत्थर, मध्य पाषाण मध्यम प्रकार का, लघु छोटा, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। इन सभी के बारे में मैंने चर्चा की। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखिए, एक पार्ट में देखिए ये है एनसीईआरटी, बहुत विस्तार से चीज़ें दी गई, मगर मैं आपको बहुत रूप में बताऊंगा, बहुत ही लघु रूप में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे बस एक सहयोग चाहिए, और भी कोई जानकारी चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ आपको सभी प्रकार की अपडेट दी जाती है। और आप कमेंट अवश्य किया करिए, जो भी आप चाहते हैं कि क्या नई चीज़ें जोड़ी जाएँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।